हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका सेकंड चैप्टर है उसके बारे में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके पिछले वीडियो के माध्यम से आपके पहला चैप्टर जो संख्या पत्ती से रिलेटेड था, उनके दोस्तों सारे आपके जो तथ्य थे, उनके जो क्वेश्चन थे, उनका बिल्कुल सरल तरीके से दोस्तों उनका समापन हो चुका है। अब दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जो दोस्तों आपके बहुपद से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको मैं बहुपद पढ़ाने से पहले, इसमें आगे बढ़ने से पहले, इस चैप्टर का सोल्यूशन कराने से पहले दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोग को सबसे पहले बहुपद के बारे में बता दूं, बहुपद से दोस्तों मैं आप लोगों को परिचित करा दूं। तभी दोस्तों आपका जो ये कक्षा 9 का जो आपका सेकंड चैप्टर है बहुपद, वो काफी दोस्तों आप लोग के लिए इंटरेस्टेड लगेगा। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल प्रॉपर और प्रॉपर बहुपद के बारे में ही दोस्तों बताने वाला हूं। ये दोस्तों जो वीडियो है ये केवल कक्षा 9 के बच्चों के लिए ही नहीं है। अगर जो बच्चे मतलब 10th में, 11th में, 12th में, या फिर जो बहुपद से परिचित है, बहुपद के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ही दोस्तों यूजफुल होगी। इसलिए इस वीडियो के लास्ट एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। आपको दोस्तों वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी और साथ ही साथ इस वीडियो में दोस्तों मैं फुल कांसेप्ट के साथ आपको बताने का बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास करूंगा कि बहुपद क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, बहुपद का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया गया, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो क्लासेस को। और जो बच्चे इस वीडियो पर नए होंगे तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वीडियो खूब अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं था नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो टॉपिक लिया है वो लिया है दोस्तों बहुपद से संबंधित। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये समझना होगा कि आखिर जो बहुपद है वो होता क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुपद वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो परिभाषा लिखा है ये दोस्तों बहुत ही यूनिक परिभाषा है, बहुत ही सरल परिभाषा है। अगर दोस्तों इस परिभाषा को आप लोग याद रखते हैं तो ये दोस्तों जो आपका परिभाषा है ये दोस्तों आपका बिल्कुल यूनिवर्सल है, अर्थात इसे कोई बिल्कुल भी दोस्तों काट नहीं सकता, जो कि आपके बहुपद के लिए बहुत ही दोस्तों आपका महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो आइए इसी परिभाषा के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग बहुपद को समझने का बिल्कुल सरल तरीके से प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार से है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है वह बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। दोस्तों आप लोग गणित में खासकर दो ठो गणित का बहुत ही ज्यादा नाम सुने होंगे, जिसमें पहला आता है आपका अंकगणित और दूसरा आता है आपका बीजगणित। दोस्तों जब आप अंकगणित का अध्ययन करते होंगे तो दोस्तों अंकगणित में जो आपके क्वेश्चन मिलते होंगे, जो दोस्तों आपके संक्रियाएं मिलते होंगे, वो केवल और केवल अंक और संख्या से संबंधित होंगे। तो उसको दोस्तों हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो अंकगणित के रूप में जानते हैं। लेकिन जब हम यही बात करें बीजगणित का, तो जब दोस्तों आप लोग बीजगणित में अगर आप उसमें इंटर करते हैं तो बीजगणित में आपको केवल दोस्तों आपको कौन से आपके गणितीय स्वरूप देखने को मिलेंगे, तो चर, अचर, चर और अचर से बने आपके व्यंजक, इन सबको दोस्तों इनका जो समूह है उसको हम लोग किस में गणना करते हैं, तो बीजगणित में गणना करते हैं। तो दोस्तों जो आपका बीजीय व्यंजक है वो दोस्तों आपके बीजगणित से ही संबंधित है। आज जो बीजगणित है वो आपके चर अचर राशियों के समूह और उनके संक्रियाओं से क्या है, संबंधित है। तो कहीं ना कहीं जो बीजीय व्यंजक होगा वो भी दोस्तों आपके चर और अचर राशियों से रिलेटेड होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि वह बीजीय व्यंजक। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बीजीय व्यंजक उसे कहा जाता है कि चर और अचर राशियों को मिलने से जिस व्यंजक का निर्माण होता है उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि चर किसको बोलते हैं। तो चर का जो दोस्तों संकेतन होता है वो एक्स वाई जेड के रूप में किया जाता है। अगर आपको गणित में एक्स वाई जेड के रूप में और कोई आपको यहाँ पर संक्रिया मिलता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, या मिल जाए आपको 3y, या मिल जाए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आप यहाँ पर जो दोस्तों निरूपण देख रहे हैं एक्स वाई और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देख सकते हैं जेड क्यू का, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और यहाँ पर जो 7 आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अचर बोलते हैं। तो चर और अचर राशियों के मिलने से जिस व्यंजक का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारा बहुपद है वो भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका बहुपद है वो निरूपण किससे किया जा रहा है, तो बीजीय व्यंजक से। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है वह बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात, देखिए यहाँ पर चर राशि है, मैंने आप लोग बताया था कि चर राशि की पहचान हम कैसे करेंगे, तो हम दोस्तों पहचान करेंगे एक्स वाई जेड, यानी जो भी आपका अंग्रेजी मामला के जो संकेताक्षर होते हैं एक्स वाई जेड, उसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग इसकी पहचान करते हैं। और बात करें इसका दोस्तों वास्तविक परिभाषा का, तो चर राशि एक ऐसी राशि होती है जिसका मान बिल्कुल दोस्तों निश्चित नहीं रहता है, अर्थात दोस्तों इसका जो मान है वो हमेशा और निरंतर क्या रहता है, वो बदलते रहता है, ठीक है। इसका मान बिल्कुल भी निश्चित नियत नहीं रहता है, ठीक है, कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चर राशि। तो ये जो चर राशि होते हैं उनके जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो बोला है पूर्ण संख्या
भैया ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि वह बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। कितना सरल और सहज परिभाषा है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताया कि चर राशि घात एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से परिचित हो चुके होंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। दोस्तों जो पूर्ण संख्या होती है, आप जानते हैं कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसके फलस्वरूप जो बनने वाला नया परिवार वाली जो संख्या होती है वो आपका पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात आपके शून्य से स्टार्ट होकर कुल जितने सारे प्राकृतिक संख्याएं आते हैं उन सबको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में आपके जो परिवार में आने वाले जो संख्याएं होते हैं वो दोस्तों कौन कौन होंगे, तो पहला आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 2 डॉट, यानी उसी प्रकार से 8 9 10 11 12, यानी ये आगे बढ़ता जाएगा। तो देख सकते हैं कि इस संख्या में कोई भी आपका अपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। अपूर्ण कहने का मतलब जैसे कि 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 5/2 हो गया, मतलब जो अधूरा हो। जैसे मान चलता हमने एक रोटी ले लिया और आप एक रोटी खा रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रोटी है वो पूर्ण है, पूरा है, ठीक है। अगर आपकी मम्मी आपको आधा रोटी देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रोटी खाया वो बिल्कुल भी पूर्ण नहीं खाया, यानी आपने पूर्ण का आधा भाग खाया, यानी 1/2 भाग खाया। तो 1/2 3/2 यानी जो आपके अपूर्ण संख्या होते हैं वो बिल्कुल भी पूर्ण संख्या के परिवार में सम्मिलित नहीं होते हैं। और जबकि आपके चर राशि का जो घात होना चाहिए वो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि अगर हम किसी बीजीय व्यंजक के चर राशि के अगर घात हम देखेंगे तो उनके जो घात आएंगे वो कहीं ना कहीं पूर्ण संख्या के परिवार की किसी संख्या के रूप में आएंगे। या तो उनके घात 0 हो सकते हैं, या तो उनके घात 1 हो सकते हैं, या तो उनके घात 2 हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि इनके घात -1 हो जाए, ठीक है, अगर आप सोचिएगा कि इनके घात 1/2 हो जाए, अगर आप सोचिएगा कि इनके घात 3/4 हो जाए, अगर आप सोचिएगा कि इनके घात 0.5 हो जाए, तो बिल्कुल भी दोस्तों नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सकता है? क्योंकि ये जो आपके संख्या है वो बिल्कुल भी पूर्ण संख्या के परिवार का सदस्य नहीं है। तो पूर्ण संख्या के परिवार का जब ये सदस्य है ही नहीं तो फिर ये जो घात है वो आपके बीजीय व्यंजक के चर राशि के घात के ऊपर कैसे आ सकते हैं? ये बिल्कुल भी नहीं आ सकते। अगर आएगा तो दोस्तों उसे हम बिल्कुल भी बहुपद के रूप में नहीं जानेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ समझा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा होगा तो आपको मैं अभी फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बहुपद से संबंधित कुल जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे सारे के सारे में दोस्तों क्लियर कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है बीजीय व्यंजक। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो बहुपद होता है वो भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है। और आप जान चुके हैं कि बीजीय व्यंजक का जो संबंध होता है वो चर और अचर राशियों के मिलने के फलस्वरूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम बात करते हैं x² - 9 का। आपने क्या देखा? x² - 9। तो दोस्तों इसमें आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे किस पर? इसके चर राशि पर। इसके अचर राशि कुछ भी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अचर राशि घात कुछ भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो घात होना चाहिए किसकी पूर्ण संख्या का घात होनी चाहिए, तो केवल चर राशि। अचर राशि भाड़ा में कुछ हो के, पूर्णांक हो के, अपूर्ण हो के, परिमेय हो के, कोई भी हो के, हमको इससे मतलब नहीं है। हम बस मतलब है कि उस बीजीय व्यंजक के चर राशि घात होना चाहिए तो केवल एक पूर्ण संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि x² - 9 में जो आपका चर राशि है वो है आपका x²। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो x² यानी कहने का मतलब कि x पर जो घात आया है वो 2 आया है ना 2। और आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पूर्ण संख्या के परिवार में कि यहाँ पर 2 सम्मिलित है ना, 2 सम्मिलित। और साथ ही साथ आप जानते भी हैं कि जो 2 है वो एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो x² - 9 जो होगा वो एक प्रकार का बहुपद हो जाएगा। यानी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुपद लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। देखिए मैंने जो यहाँ पर जैसे में लिया है ना, जो जैसे देखिए 2x। एक बात और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि एक अकेला चर राशि बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन एक अकेला अचर राशि कभी बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने एक अकेला चर राशि लिखा है 2x, तो इसको हम लोग बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लिख दे केवल 2 तो इसको हम लोग बिल्कुल भी बीजीय व्यंजक नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी चर राशि सम्मिलित नहीं है। ये क्या है, एक संख्यात्मक मान को यहाँ पर निरूपित करता है, इसलिए हम बिल्कुल भी बीजीय व्यंजक नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चर राशि तो उपस्थित है ना, x तो इसका घात कितना है बता सकते हैं आप लोग? इसका घात दोस्तों एक प्रकार का क्या है,
तो 1 है। बताए थे ना कि यदि किसी चर राशि का घात अगर दिखाई नहीं देता है तो उसका घात 1 रहता है। तो यहाँ पर क्या है, घात 1 है। और आप जानते हैं कि जो 1 होता है वो भी एक प्रकार का पूर्ण संख्या ही होता है। तो इस बीजीय व्यंजक के चर राशि का घात भी क्या हुआ, एक पूर्ण संख्या हुआ। इसलिए हम 2x को क्या बोले हैं, एक प्रकार का बहुपद लेकर चले हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसमें 2x की पावर -7 -23x + 2। इसमें दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, इसमें आप लोगों ने ये देखा कि इसमें दो ठो चर राशि सम्मिलित है। पहला है 2x के पावर -7 और दूसरा है -23x। लेकिन जो 2 है वो तो आपका अचर है और अचर पर हमको बिल्कुल विचार नहीं करना है, हमको विचार करना है केवल चर राशियों के घात पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जो -23x है इसका तो घात पूर्ण है, क्योंकि जब घात दिखाई नहीं दे रहा था घात 1 है और घात जो 1 है वो एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। लेकिन दोस्तों इसके साथ में जो आप 2x का घात -7 देख रहे हैं वो बिल्कुल भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। यह दोस्तों एक प्रकार का ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी जो -7 है वो बिल्कुल भी पूर्ण संख्या परिवार का एक सदस्य नहीं है। जब दोस्तों ये पूर्ण संख्या परिवार का एक सदस्य है ही नहीं, अर्थात इसका घात एक पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे कि यह बहुपद है? इसको बोल सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कि इसको बीजीय व्यंजक नहीं बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे लेकिन बहुपद नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीजीय व्यंजक का संबंध होता है चर और अचर राशियों के समूह से। ठीक है, उनके मिलने से। तो यहाँ पर चर आए हैं, अचर राशियां हैं, जिसको बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी हम लोग बहुपद नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका बीजीय व्यंजक होगा वो बिल्कुल भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इस चीज को क्या कर सकते हैं आप लोग समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगला वाला में। तो देखिए, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये जो आपका बीजीय व्यंजक है वो आपका बहुपद है या नहीं। तो दोस्तों आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चर राशि पर। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 7x का घात कितना है, 1/6। और 1/6 कहने का मतलब कि एगो में 6 भाग, एगो में 6 भाग, यानी एगो रोटी में 6 टुकड़ा, एक रोटी में 6 भाग। तो जब दोस्तों एक रोटी में 6 टुकड़ा कर दिए तो क्या रोटी पूर्ण रहा? पूर्ण रहा नहीं ना। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर 1/6 देख रहे हैं वो कभी आपके पूर्ण संख्या का परिवार का एक सदस्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उस स्थिति में बोलेंगे कि ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है वो बिल्कुल भी बहुपद नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों तो √3x + y, तो आप लोग बताइएगा कि क्या यह एक प्रकार का आपका बहुपद हो सकता है? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं √3x + y। तो ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए √3 × x + y, यानी आपका y भी चर राशि है और √3x भी क्या है, आपका चर राशि है। लेकिन दोस्तों इस चर राशि में आपका जो √3 आया है वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, वो एक प्रकार का आपका अचर राशि है, देख सकते हैं। और मैंने आप लोग को अभी बताया है दोस्तों कि हमें अचर राशि पर बिल्कुल विचार नहीं करना है। तो दोस्तों हम जब अचर राशि विचार करेंगे ही नहीं तो हमें केवल किस पर विचार करना है, तो चर राशि पर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चर राशि है इसका घात पूर्ण है, यहाँ पर जो चर राशि है इसका भी घात पूर्ण है। लेकिन ये जो अचर राशि है यह क्या है दोस्तों, अपूर्ण है, यानी कि ये रूट में है। रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2। तो जब हम 1/2 लिख लिए तो यह दोस्तों क्या हो गया, यह एक प्रकार का दोस्तों अपूर्ण हो गया। अब कितना लड़का ये क्वेश्चन करेगा, सर ये चर राशि का गुणांक है, तो फिर आप इसको कैसे बोल सकते हैं? जब ये चर राशि का गुणांक है तो फिर आपका जो चर राशि है वो भी तो अपूर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जब आपके अचर राशि का घात अपूर्ण संख्या है और जो इसका चर राशि x है वो इसका गुणांक है, तो फिर आपका जो चर राशि x है उसको भी क्या होना चाहिए था, उसको भी अपूर्ण होना चाहिए था। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पर दोस्तों √3 लिए है ना, देखिए अगर हम यहाँ पर ले लें √2, चाहे मान चलते √3 है तो √3 का मान कितना होता है, तो 1.73। ठीक है, इतना ही कुछ होता है इसका मान। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम 1.73 यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, तो इसको अगर हम 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल कर आएगा, आप ही बताइए, 1.73x, यही निकल कर आएगा ना, बताइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1.73x, तो कहने का मतलब कि जो 1.73x है तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए हम 5x लिखें तो 5x में हम इसको बोल सकते हैं कि क्या है, यह एक प्रकार का बहुपद है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1.73x, तो ये भी क्या है, एक संख्यात्मक मान को यहाँ पर निरूपित कर रहा है, और ये भी क्या है, अपने एक संख्यात्मक मान को यहाँ पर निरूपित कर रहा है। लेकिन इसका भी घात क्या है,
तो 1 और इसका भी घात क्या है 1। तो इसको जब हम बोल सकते हैं बहुपद तो इसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग बहुपद। दोस्तों चर राशि का गुणांक कुछ भी हो तो चर राशि गुणांक एक अचर है ना होगा, बताइए अचर होगा ना। तो अचर राशि कहने का मतलब है कि उसका जो घात है कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल चर राशि पर। चर राशि का जो घात है वो बिल्कुल भी दोस्तों अपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा रहता ना, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है √3x + y, अगर ये दोस्तों इस प्रकार से हो जाए, यानी अगर यहाँ पर हम बढ़ा दें ऐसे अगर हम बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा √3x। कहने का मतलब कि जो रूट है वो x पर भी है, ठीक है, यानी जो आपका x है वो रूट में है, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी क्या बोल सकते हैं बहुपद नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो √3x + y होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका एक प्रकार का बहुपद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो बताइए ये जो है आपका बहुपद है कि नहीं। तो आप बोलिएगा कि सर इस चर राशि के साथ जो -2 है वो आपका एक प्रकार का ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी बहुपद नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों इसका गुणांक कुछ भी हो भैया, गुणांक पे हमको बिल्कुल भी यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। देखिए गुणांक -2 गुणा x² × y²। देखिए दोस्तों हमको यहाँ पर बिल्कुल भी गुणांक पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना है, गुणांक कुछ भी रहे हमको उससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर देखना है। तो चर राशि x का घात कितना है तो पूर्ण, y का जो घात है वो कितना है तो पूर्ण। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो हमारा -2x² × y² है वो एक प्रकार का है दोस्तों तो बहुपद है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/2x² + 9x - 17, तो आप बता सकते हैं कि आपका जो दोस्तों निरूपण है बीजीय व्यंजक का वो आपका बहुपद होगा कि ना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने से क्या पता चलता है, आपको यहाँ पर देखने से ये पता चलता है कि यहाँ पर जो 2x² + 9x - 17 है वो क्या है अपने इन्वर्स रूप में है, यानी व्युत्क्रम रूप में है। जब दोस्तों हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² - 2, समझिएगा सब यहीं पर क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए हई से अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो हई से हो जाएगा 2x का घात -2 प्लस 9x का इन्वर्स हो जाएगा, समझ रहे हैं, -17 का इन्वर्स हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि देख सकते हैं कि यहाँ पर चर राशि को जो घात हो क्या आ चुके हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ चुके हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि यह बिल्कुल भी आपका बहुपद नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हई तो आपका चर राशि जो है उसका जो घात वो तो पूर्ण है, लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं 1/x, तो 1/x कहने का मतलब क्या होगा तो x इन्वर्स, यानी इसका जो घात है वो क्या मिल गया आपको तो -1, यानी एक ऋणात्मक संख्या मिल गया, और जो -1 है वो बिल्कुल भी पूर्ण संख्या के परिवार का सदस्य नहीं हो सकता है। इससे दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपका बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं कहला सकता है। अगर बात करें x + x² + π का, तो इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बताइए। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पर केवल विचार करना है किसका, तो हमको विचार करना है चर राशि के घात का। तो पाई तो आपका बिल्कुल भी क्या है चर राशि नहीं है, यह एक प्रकार दोस्तों अचर राशि, यानी इसका मान कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग पाई को छोड़ देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं x का घात 1 यानी रैखिक, तो इसको बोलेंगे कि क्या है बहुपद है। इसके देखते हैं बहुपद में x², तो ये भी क्या है दोस्तों, ये इसका जो घात है वो 2 यानी एक पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे x + x² + π यह एक प्रकार का बहुपद है। अगर बहुत सारे बच्चों को अभी माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि क्या सर अगर किसी बहुपद में मतलब अधिकांश पदों का जो घात होगा चर राशियों का वो मतलब पूर्ण हो जाए, लेकिन उसी में से किसी एक चर राशि का घात अपूर्ण हो जाए, ठीक है, तो क्या हम उसको बहुपद बोलेंगे? जी हाँ दोस्तों, हम उसको बिल्कुल भी बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपके बहुपद के बीजीय व्यंजक में आने वाले समस्त कुल जितने भी आपके चर राशि है उन सभी का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर उन सभी में से किसी भी एक चर राशि के घात अगर अपूर्ण हो जाए तो उस पूरे बहुपद के बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या बोलेंगे? एक प्रकार दोस्तों हम लोग बहुपद के नाम से नहीं जानेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, आप लोग समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें सम्मिलित समस्त चर, समस्त करने मतलब जितना भी उसमें चर राशि आया है, देख सकते हैं जितना भी चर राशि आया है, जितना भी चर राशि है सबके घात क्या है? पूर्ण है। सबके घात क्या चाहिए? पूर्ण है। देखिए यहाँ पर सबके घात पूर्ण, देखिए इसमें अलग अलग चर राशि है लेकिन सबके घात क्या चाहिए? तो पूर्ण संख्या ही है। तो समस्त जितने भी चर राशि है उनके घात जो होते हैं सदैव एक पूर्ण संख्या होते हैं, यानी कि होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा। मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से दोस्तों इस चीज को समझाने का प्रयास यहाँ पर मैंने किया है, ठीक है। और मैंने एक चीज आप लोगों को और बताया कि हम लोग दोस्तों एक दू को कभी भी बीजीय व्यंजक नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि आपका जो बीजीय व्यंजक होगा वो 2x रहेगा, मतलब एक अकेला चर राशि होगा तो बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन एक अकेला अचर राशि होगा तो वो बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता है। यानी कि 2x जो है आपका वो आपका बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर 2 लिख दें तो ये आपका बिल्कुल भी बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह दोस्तों संख्यात्मक मान को निरूपित करता है और यह जो है दोस्तों बिल्कुल भी संख्यात्मक मान को निरूपित नहीं करता है। लेकिन अगर यहाँ बात करें दोस्तों बहुपद का, तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बहुपद हो सकता है, क्योंकि
क्योंकि बहुपद का मतलब होता है कि उसके चर राशि का जो घात होना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 2 का मतलब समझ रहे हैं, 2 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, बताइएगा ध्यान से। 2 का मतलब, अब आप लोग दोस्तों सोचिएगा कि सर 2x को हम लोग बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं लेकिन 2 को हम लोग बीजीय व्यंजक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि 2x और 2 दोनों को बहुपद बोल सकते हैं, तो क्या है इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा रीजन के साथ इस वीडियो में बिल्कुल दोस्तों सही तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। देखिए आपको इसमें तो चर राशि दिख रहा है, कौन, तो x, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बोला कि गुणांक पर बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, इसके दोस्तों चर राशि पर विचार करेंगे। तो चर राशि घात 1 है इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि यह बहुपद है। लेकिन जब आप इस 2 में देखते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कोई चर राशि उपस्थित नहीं है, फिर भी हम इसको बहुपद बोलेंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा क्यों, तो दोस्तों मैं आप लोग बताने प्रयास करता हूं। इसको हम दोस्तों इसके इक्वल लिख सकते हैं 2x के पावर 0। किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो हमें बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम कोई भागे नहीं जा रहे हैं। 2 = 2x के पावर 0 लिख सकते हैं। अरे भाई मोरे, आप सभी को पता है कि x के पावर 0 यानी किसी भी चर राशि के घात अगर 0 हो तो उसका टोटली जो मान होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, होता है ना। तो जब x के पावर 0 का मान 1 के बराबर है तो हम लोग जब क्या कर सकते हैं दोस्तों कि 2 गुणा x के पावर 0 के स्थान पर क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 1 को अगर हम 2 लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है। अब मैंने क्या बताया कि चर राशि घात एक पूर्ण संख्या, तो भैया देखो ना यहाँ पर जो चर राशि आया है x और उसका जो घात है 0 वो पूर्ण संख्या के परिवार के एक सदस्य नहीं है। देखिए मिठाई को दिए हैं, पूर्ण संख्या परिवार के सदस्य है कि ना, देखिए है ना 0 पूर्ण संख्या परिवार के सदस्य। तो जब पूर्ण संख्या परिवार के सदस्य है 0 तो उस स्थिति में बोल सकते हैं कि हमारा जो 2 है वो एक प्रकार क्या है, बहुपद है। तो इस प्रकार से एक चीज आप लोगों ने ये भी जाना कि कुल अंक गणित में देखे जाने वाले कुल जितने सारे समस्त आपके संख्या हैं वो सबके सब क्या हो सकते हैं दोस्तों, बहुपद हो सकते हैं। क्यों बहुपद हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके चर राशि का जो घात होता है दोस्तों वो एक प्रकार का पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुपद बोल सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग हमेशा माइंड में इंटर कर रखिएगा। आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों इसको मिस करने की बिल्कुल भी आप यहाँ पर कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर हम इसको दोस्तों नाम दें कि ये कौन सा बहुपद है तो आप लोग इसको संख्यात्मक बहुपद के नाम से भी क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, यानी संख्यात्मक बहुपद, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार में मैं आप लोग को बताने प्रयास करूंगा कि संख्यात्मक बहुपद क्या होगा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि संख्यात्मक बहुपद क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, आगे दोस्तों बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हम चलते हैं 2 नंबर में। बोला है यहाँ पर कि बहुपद भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है। दोस्तों आपके बहुपद से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, अगर आप इन विशेषताओं को अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो आपको बहुपद से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि बहुपद भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो बहुपद में जो आपके व्यंजक आएंगे वो चर और अचर राशियों से संबंधित आएंगे। आज जो बीजीय व्यंजक होता है वो भी चर और अचर राशियों से रिलेटेड ही होता है, इसलिए दोस्तों हम लोग बहुपद को भी एक बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है सभी बहुपद एक बीजीय व्यंजक हो सकते हैं किंतु सभी बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं हो सकते। तो दोस्तों बिल्कुल ये सत्य कथन है, कैसे तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पर जो आप सभी बहुपद देख रहे हैं ना, तो सभी बहुपद में जो ये बहुपद है वो सत्य केवल बीजीय बहुपद के लिए ही है, ठीक है। ध्यान समझिए, बीजीय बहुपद यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें दोस्तों आपके चर और अचर दोनों राशियां क्या होती है, उपस्थित रहती है। तो सभी बहुपद एक बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। तो दोस्तों आपके जो बीजीय बहुपद होंगे उसमें बीजीय व्यंजक अवश्य आएंगे। तो जब उसमें बीजीय व्यंजक आएंगे तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो बहुपद होगा वो बीजीय व्यंजक हो सकता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि किंतु सभी बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों जितने सारे आपके बहुपद है उनको छोड़कर किसी भी अगर दोस्तों बीजीय व्यंजक को लेते हैं तो उनका जो घात है ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके चर राशि के घात एक पूर्ण संख्या ही होगी। दोस्तों उनके चर राशि का जो घात है वो अपूर्ण भी हो सकता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 1/x यानी x का इनवर्स यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर दोस्तों 1/6 है, चर राशि के घात 1/6 है। तो ऐसा नहीं है कि बीजीय व्यंजक नहीं है, बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस चीज को क्या करेंगे समझ कर रखेंगे। अगर एक नंबर पूछे कि सभी बहुपद एक बीजीय व्यंजक हो सकते हैं तो दोस्तों हमें बोलेंगे हाँ सभी बीजीय व्यंजक एक बहुपद हो सकते हैं, तो ना, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। बात करते हैं इसके अगले वाला दोस्तों तथ्य पर, 4था नंबर में। इसमें कहा जा रहा है बहुपद के बीजीय व्यंजक का आलेखीय निरूपण किया जा सकता है। आलेखीय निरूपण करने का मतलब कि जो आपके बीजीय व्यंजक होता है ना बहुपद का,
उसको दोस्तों हम लोग आलेख पर क्या कर सकते हैं, इसका प्रदर्शन बिल्कुल सरल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आप लोग को क्लास 9th में क्या होगा, इसका दोस्तों पढ़ना है कि हम लोग बहुपदों को किस तरीके से आलेख पर निरूपित करके उसको दोस्तों हम लोग दर्शाते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को 10 क्लास में भी पढ़ना है, 11th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। अगर आप इसको समझ जाते हैं बहुत ही दोस्तों आपको इंटरेस्ट लगेगा इनके क्वेश्चनों को सोल्यूशन करने में, इसीलिए मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब किसी भी बहुपद के बीजीय व्यंजक को आलेख पर दर्शाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं आलेखीय निरूपण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आलेखीय निरूपण किया जा सकता है। तो दोस्तों जो बहुपद होंगे वो आपके अलग अलग घात के रूप में मिलेंगे। कोई बहुपद आपको रैखिक मिलेगा, कोई द्विघाती मिलेगा, कोई त्रिघाती मिलेगा। तो अलग अलग बहुपदों का जो आपका आलेखीय निरूपण होगा वो भी अलग अलग ही होगा। अगर हम बात करें दोस्तों रैखिक बहुपद का, यानी कैसा बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात 1 होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो दोस्तों रैखिक बहुपद का जो दोस्तों आलेखीय निरूपण होता है वो हमेशा सरल रेखा कहने का मतलब सीधा, ऐसा डायरेक्ट ऐसा, इसका ऐसा आलेख निकल कर आएगा। आज जितने सारे दोस्तों इनके बिंदु होंगे सब इसी रेखा पर क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें द्विघाती का, तो द्विघाती बहुपद का जो आलेखीय निरूपण होता है वो यू आकार का मिलता है, समझे। अगर हम बात करें त्रिघाती का, तो त्रिघाती बहुपद का जो दोस्तों आलेखीय निरूपण है वो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, मिलता है। और नहीं तो दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, वो मिलता है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके आलेख पर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग समझ के रखिएगा। अब हम बात करते हैं व्यापक रूप में। तो दोस्तों मैं आप लोग को व्यापक रूप बताने का प्रयास करूंगा। देखिए जब किसी बहुपद को उस व्यवस्थित मानक रूप में व्यवस्थित करते हैं उसी को दोस्तों हम लोग व्यापक रूप नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो बोला है कि व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y px का आलेख x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसको समझ गए ना, नहीं समझे हैं तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को फिर से दोबारा रिवर्स करके देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और नहीं भी समझ में आएगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को दोस्तों जब इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा बहुपद से रिलेटेड जितना दोस्तों मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल दोस्तों ये सोचता हूँ कि जो भी आप टॉपिक पढ़े उसमें इतने आप निपुण हो जाए कि कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें ना हो सके, ठीक है। तो देखिए इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y px का आलेख x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो दोस्तों व्यापक रूप कहने का मतलब जैसे कि हम लोग ले रैखिक बहुपद। तो दोस्तों रैखिक बहुपद का व्यवस्थित मान यानी उसका जो मानक रूप यानी जो व्यापक रूप होगा वो क्या होता है, तो होता है ax प्लस b, ठीक है, ये होता है। अगर हम यहाँ पर ले दोस्तों द्विघात का, ये रैखिक है, अगर हम द्विघात बहुपद ले लें px के लिए, px बराबर समझ रहे ना, अगर हम द्विघात ले लें तो दोस्तों ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होगा आपका व्यापक रूप। वही व्यापक रूप ना है जो देख रहे हैं x के पावर 10 y का पावर q और t के पावर 50, इसको बहुपद है लेकिन व्यापक रूप में बिल्कुल भी नहीं है। व्यापक रूप का मतलब कि कोई बहुपद अपने एक ही चरासी के रूप में क्या होती है, उपस्थित रहती है और उसी में उनके पदों की संख्या भी निश्चित होती है, ठीक है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर त्रिघाती लगे तो त्रिघाती का क्या हो जाएगा, देखिएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर दोस्तों हम यहीं पर अगर हम चतुर्घाती ले रहे हैं तो हो जाएगा ax के पावर 4 फिर bx के पावर q फिर आपका दोस्तों हो जाएगा cx² फिर dx प्लस हो जाएगा आपका ये। उसी प्रकार से क्या होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सब क्या है दोस्तों, आपके बहुपद का व्यापक रूप है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि व्यापक रूप में घात n, तो घात n मतलब को पता नहीं कितना घात, देख सकते हैं इसका घात कितना होगा 1। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इसका घात 1 है ना, तो जब आप इसका आलेखीय निरूपण खींचिएगा आलेख पर तो दोस्तों जो x अक्ष होगा ना, x अक्ष क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चर राशि है वो x के लिए ही आया है। तो x अक्ष पर जो दोस्तों ये प्रतिच्छेद करेगा, अब बताइए कैसा है, तो रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका घात क्या है, तो 1। रैखिक बहुपद का जो दोस्तों निरूपण होता है वो होता है सरल रेखा। तो ये जो सरल रेखा होगा ना वो x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका घात क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या बताया, देखिए यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि y बराबर px, यानी जो दूसरा अक्ष है वो कौन होगा, आपका दूसरा अक्ष y। तो दूसरे अक्ष के लिए जो px का आलेख होगा वो क्या बताया है, x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। n बिंदु कहने का मतलब कि यहाँ पर n यानी इसका घात 1 है, तो x अक्ष को ये कितना प्रतिच्छेद कर सकता है, केवल दोस्तों वो एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद कर सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाले px का यानी y बराबर इस px का, ये जो px है आपका वो किसके इक्वल है, तो दोस्तों वो इक्वल है x² प्लस bx प्लस c, यानी कि द्विघात
घात, इसका अधिकतम चौरासी की घात कितना है? तो 2। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका y इक्वल टू px, यानी जो x चौरासी आया है ना, तो किसके लिए आया है? तो x अक्ष के लिए है आलेख के निरूपण में। तो दोस्तों ये जो आपका x अक्ष होगा, इसका जो दोस्तों निरूपण होगा आलेख में, वो कैसा होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, इसके आलेख का निरूपण होता है यू आकार वाला। तो जो यू आकार वाला जो निरूपण है ना दोस्तों, वो क्या करेगा कि आपके x अक्ष को दोस्तों दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। जितना घात उतना उस अक्ष के बिंदुओं को क्या करेगा? वो प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर में। तो देख सकते हैं जो तीसरा नंबर में आपका जो बहुपद है वो कैसा है? तो त्रिघाती है। और किसके लिए दोस्तों? तो x अक्ष के लिए है। तो ये किसके इक्वल है? तो y बराबर, यानी y बराबर px। और यहाँ पर जो px है वो किसके बराबर है? तो त्रिघाती का, यानी इसमें चौरासी का अधिकतम जो घात है वो कितना है? तो 3 है। तो दोस्तों x अक्ष को इसका जो आलेख का जो निरूपण होगा वो अधिक से अधिक कितना बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा? तो n बिंदुओं पर। तो यहाँ पर n बराबर कितना है? यानी जो घात है वो कितना है? तो 3 है। तो 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। जिस बहुपद का जितना घात होता है वो उतना ही बिंदुओं तक क्या करते हैं? इनका जो आलेख है उस अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं। इस चीज को आप लोग हमेशा याद करके रखिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर हम y कर दें, और आप सोचिएगा कि सर अगर y रहे तो अगर हम यहाँ पर y कर दें, यहाँ पर भी अगर हम y कर दें, तो ये तो सेब का अचर है किया है, कॉन्स्टेंट आपका है किया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो y हो जाएगा। तो ये आएगा किसके लिए? तो ये आ जाएगा दोस्तों x के लिए, यानी x इक्वल टू py। तो अब ये आपके y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। अगर इसका आलेख y अक्ष को छोड़कर अगर x अक्ष को अगर प्रतिच्छेद करता है तो हम बोलेंगे कि अब बिल्कुल मतलब उसको बिल्कुल गिन में नहीं करेंगे। अगर y अक्ष को छोड़कर अगर x अक्ष को इसका आलेख अगर प्रतिच्छेद करेगा किसी भी बहुपद का, ठीक है, अगर आलेख प्रतिच्छेद करता है उसके अक्ष को छोड़कर इस दूसरे अक्ष का, तो उन बिंदुओं को हम लोग नहीं गिनते हैं। हम लोग दोस्तों केवल गणना उसका करते हैं जो दोस्तों हमने यहाँ पर चौरासी लिया है। ठीक है, तो जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगा उतना ही बिंदु को प्रतिच्छेद कर सकता है जितना घात वाला आपका बहुपद होगा। अगर ये 4 घात वाला है तो x अक्ष को कितना बिंदु प्रतिच्छेद करेगा? तो केवल दोस्तों 4 बिंदु पर क्या कर सकता है? प्रतिच्छेद कर सकता है। अगर आपका ये वाला घात जो है वो 2 है, किसके लिए? तो y चौरासी के लिए। तो यहाँ पर जो इसका प्रतिच्छेदन है वो x अक्ष पर नहीं होगा, किस पर होगा? तो y अक्ष पर। y अक्ष पर गिनेंगे कि कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दोस्तों ये 2 ही बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, उससे अधिक बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। और हम साथ ही बोल सकते हैं कि जितना बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगा उतना ही इनके शून्यक भी क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इसीलिए आगे बताया भी गया है। देखिए दोस्तों, व्यापक रूप में, व्यापक रूप मतलब सब व्यापक रूप है, व्यापक रूप को छोड़कर ना सब व्यापक रूप में, ठीक है, मैं आप लोगों को सब बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं। यहाँ पर व्यापक रूप में घात n के लिए बहुपद के अधिक से अधिक n ही शून्यक हो सकते हैं। n यानी कि अगर इसका घात 1 है तो इसके शून्यक भी कितना होंगे? 1 ही होंगे। अगर इसका घात 2 है तो इसका शून्यक भी कितना होंगे? 2 ही होंगे। अगर इसका घात 3 है तो इसका भी शून्यक कितने होंगे? तो 3 ही होंगे। अगर इसका घात 4 है तो इसके भी शून्यक कितने होंगे? तो 4 ही होंगे। उसी प्रकार से अगर 5 वाला घात है तो उसके शून्यक भी 5 ही होंगे। अगर 6 वाला है तो उनके शून्यक भी कितने होंगे? अधिक से अधिक 6 ही होंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर में। तो 7 नंबर में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला जा रहा है बहुपद के चौरासियों को छोड़कर, क्या बताया? बहुपद के चौरासियों को छोड़कर उनके अचर राशि अपने किसी भी स्वरूप या घात में हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया इस चीज को कि हमें केवल किसी बहुपद के चर राशि पर विचार करना है। अचर राशि किसी भी रूप में हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अचर राशि है पाई, तो पाई यानी कैसा है दोस्तों? एक प्रकार का अपरिमेय है। तो मैंने थोड़ी देर से बताया कि परिमेय या अपरिमेय कुछ भी रूप में हो सकता है। कौन? उस बहुपद का अचर पद। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए √2 + x - x²। तो इन दोनों चौरासियों का घात पूर्ण है, लेकिन जो अचर है वो क्या है? अपरिमेय। तो हमको अचर से कोई मतलब नहीं है, किसी भी रूप में क्या होगा दोस्तों? हो सकता है। देखिए यहाँ पर y²/5। तो अभी वो सोचिएगा ना कि सर y²/5 है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, बटा 5 से मतलब नहीं है, हमें केवल चौरासी देखना है। तो चौरासी कौन है? तो y²। तो y के ऊपर जो 2 आया है वो पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य है, परिवार का सदस्य है ना, तो इसीलिए बोलेंगे कि ये जो हमारा है वो एक प्रकार का क्या है? तो बहुपद है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग? पहचान कर सकते हैं। आगे बहुपद पहचानने के लिए दोस्तों आप लोग उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9 नंबर में। देखिए 9 नंबर में कहा जा रहा है व्यापक रूप में बहुपद को सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करने हेतु p का प्रयोग किया जाता है। p यानी पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों व्यापक रूप, देखिए व्यापक रूप है ना, तो सबको हमने किससे निरूपित किया है? तो p से ही क्या किया है? हमने निरूपित किया है। तो कैसा p? तो अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 10 नंबर
में देखिए दोस्तों 10 नंबर बोला जा रहा है जिस बहुपद के चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या नहीं होती है उसे बहुपद नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि हम बहुपद उसी को बोल सकते हैं जिस बहुपद के बीजीय व्यंजक में आने वाले समस्त चर राशियों के घात एक पूर्ण संख्या होंगे। जब दोस्तों उस बहुपद के बीजीय व्यंजक में आने वाले किसी चर राशि के घात पूर्ण संख्या होगा ही नहीं, उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि वो बहुपद है? होगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसा बीजीय व्यंजक मिले जिनके चर राशियों में से किसी भी चर राशि का अगर घात एक अपूर्ण संख्या है तो उसे हम बिल्कुल भी दोस्तों बहुपद नहीं बोल सकते हैं। जैसे हम आपको देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा दोस्तों x प्लस 1/x यानी 1/x को अगर हम लिख सकते हैं x इनवर्स है यानी x के पावर -1, तो x पावर -1 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस x के पावर -1। तो ये बिल्कुल भी आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका तो घात पूर्ण है लेकिन इसका घात बिल्कुल भी पूर्ण नहीं है। यहाँ देख सकते हैं √x + 3 यानी जो x है रूट में आ चुका है तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा क्योंकि जो t हो किसमें है तो रूट में है। तो इस प्रकार से आपके कुल जितने सारे दोस्तों विशेषताएं हैं बहुपद से संबंधित तो वो सारे आपके खत्म हो चुके हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर नोट में। यहाँ कहा जा रहा है व्यापक रूप में बहुपद के पदों की संख्या निश्चित होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुल जितना सारा आपका निरूपण किया है घात के अनुसार बहुपदों का, ये सब के सब अपने व्यापक रूप में ही है। और यहाँ बोला जा रहा है कि व्यापक रूप में बहुपद के पदों की संख्या निश्चित होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने जब रैखिक बहुपद लिया तो उसमें इनके पदों की संख्या कितनी है? पद पता है ना, बहुपद पद है यानी बीजीय व्यंजक में आने वाले जो चर और अचर व्यंजक अपने जिस गणित संक्रिय चिन्हों के साथ प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद का पद, ठीक है, या फिर बीजीय व्यंजक का पद। समझ कर रखिएगा आप लोग ध्यान से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बहुपद है रैखिक। तो जब हमने लिया रैखिक बहुपद तो इनके पद को मिले तो एगो कौगो तो दूगो से ज्यादा मिला नहीं मिला और 2 से ज्यादा बिल्कुल भी मिल नहीं सकता, यानी यह इसके जो पदों की संख्या है वो निश्चित है यानी कि फिक्स है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर द्विघात का तो हमने यहाँ पर द्विघात लिया तो इनके पद कितने मिले? पद कितने मिले? तो 3 ठो मिले, 1 2 3। 3 से ज्यादा मिला नहीं मिला, 3 से कम मिला नहीं मिला। अब देखिए दोस्तों अगर ऐसा मिल जाए 3x², अब आप लोग बोलिए कि सर अगर 3x² मिलेगा तो क्या बोलेंगे कि इसका जो पद हो 3 है? नहीं दोस्तों, हम बोलेंगे कि इसका जो पद है 1 है। यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा कि द्विघात बहुपद का यह सबसे कम वाला पद है और अधिक से अधिक जो पद होगा द्विघात बहुपद में वो कौन होगा? तो 3 गो। अधिक से अधिक जो पद होगा रैखिक बहुपद में कौन होगा? तो 2 गो। तो कम से कम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा कितना हो सकता है? तो 3 गो। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें क्या है दोस्तों? त्रिघात है। तो त्रिघात में कितने पद हो सकते हैं? तो 4 गो। 4 से कम हो सकता है लेकिन 4 से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं हो सकता, यानी पदों की संख्या क्या है? तो निश्चित है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या किया दोस्तों? इस चीज को नोट के माध्यम से भी क्या कर लिया? आप लोगों ने समझ लिया। तो दोस्तों बहुपद से संबंधित कुल जितने सारे आपके तत्व थे, विशेषताएं, मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है दोस्तों, लेकिन आप लोग वीडियो लंबा होने पर बिल्कुल भी मत जाइए। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जो बताने का प्रयास करता हूँ, जो समझाने का प्रयास करता हूँ, वो दोस्तों कोई भी टीचर आपको इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाता होगा और ना बताता होगा जितना दोस्तों मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। हालांकि दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ जिससे कि आपको वीडियो दोस्तों हमेशा मिलता रहे। लेकिन दोस्तों मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग भी है जिसके माध्यम से दोस्तों मैं आप लोग को पर वीडियो अपलोड नहीं करा पाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। अब दोस्तों थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग बहुपद के नामकरण पर विचार करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में पोलिनोमियल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग बहुपद के नामकरण के नाम में भी क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तो पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, पोलिनोमियल। तो अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस पोलिनोमियल को हम लोग 2 भागों में तोड़ देंगे, ठीक है। तो जब दोस्तों इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे ना तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। पहला पॉली और दूसरा नोमियल। कैसे आप लोगों ने पढ़ा था? पॉलीगन पढ़ा था ना, पॉलीगन तो मतलब बहुभुज में। तो बहुभुज में मैंने आप लोगों को पॉलीगन में पॉली पढ़ाया था ना, जो पॉली का मतलब होता है अधिक, बताया था ना। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी पॉली का मतलब क्या होगा? तो अधिक होगा। क्या होगा? अधिक या फिर ज्यादा, ठीक है। नोमियल, तो नोमियल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर नोमेन। नोमेन का मतलब होता है पद, ठीक है। नोमेन का मतलब क्या होता है? पद। तो इस सबको क्या पता चला? अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों जो आपका पॉली शब्द है वो एक प्रकार का ग्रीक शब्द है और जो नोमेन शब्द है वो एक प्रकार का लैटिन शब्द है, ठीक है। नोमेन लैटिन शब्द है, ठीक है। कैसे आपका सोडियम होता है तो सोडियम का लैटिन क्या होता है? नाइट्रियम होता है ना। और मान चलो दोस्तों अब आपका पोटेशियम है, पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम को हम लोग किसे लिखते हैं? तो के से। तो इसका लैटिन क्या होता है?
कालियम होता है ना, तो उसी प्रकार से जो नोमियल है उसका भी लैटिन नाम क्या होगा, तो नोमेन होगा, और इसका अर्थ होता है पद। तो आप लोग समझ चुके हैं, ये आपका ग्रीक शब्द है और ये आपका लैटिन शब्द है। पॉली का मतलब होता है अधिक और नोमियल का मतलब होता है पद, और दोनों को अगर हम मिला दें तो इसका मतलब ये होता है कि अधिक पदों वाला। मैंने क्या बताया, अधिक पदों वाला। तो अधिक पदों वाला क्या, तो आपका बहुपद, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का नाम से क्या करते जानते हैं। और आप लोग ये समझ चुके हैं कि अधिक पदों वाला में क्या चीज, यानी अगर हम जब लेते थे रैखिक बहुपद, यानी उसका घात जब था 1 तो उसमें जो पद थे आपके वो कितने मिले थे, 2 ठो। अगर उसमें घात आपको मिलेगा 2 तो उसमें पद कितने मिलेंगे, 3 गो। अगर आपको घात मिलेगा वहाँ पर आपको दोस्तों 3, तो उसमें जो आपके पद मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, तो 4 गो। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम घातों को बढ़ाते चले जाएं व्यापक रूप में, तो उनके पदों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, मतलब अधिक से अधिक होती चली जाएगी। इसीलिए उस नाम के आधार पर ही, उस स्वरूप के आधार पर ही इसको दोस्तों पॉलिनोमियल के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों आपका जो पॉलिनोमियल है और इसका जो नामकरण है मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से संक्षिप्त पूर्वक बता दिया है। अगर अभी भी आपको बहुपद से संबंधित कोई भी अगर आपको दोस्तों डाउट रह गई होगी तो आप लोग दोस्तों प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग दोस्तों क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपके बहुपद से संबंधित कुल जितने सारे तथ्य हैं मैंने आप लोगों को बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करा दिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको वीडियो दोस्तों समझ में आया, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बहुपद से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को दोस्तों आप लोगों ने अध्ययन किया है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।